स्वागत है आप सभी का। न्यूज एट 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दुनिया की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें, जिसमें खासतौर पर बात होगी आगामी लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई कि किस तरीके से तमाम पार्टियां इस वक्त चुनाव प्रचार कर रही है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कहां कहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, इस पर बात करेंगे और इसी के साथ और भी तमाम खबरों पर हम नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन दक्षिण जारी। आज केरल के त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम के बाद शाम को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में करेंगे चुनावी रैली। दमखम के साथ चुनावी रण में उतरे बीजेपी नेता। उत्तराखंड के मसूरी में जेपी नड्डा, त्रिपुरा, मणिपुर और राजस्थान में अमित शाह और जम्मू में राजनाथ सिंह भरेंगे हुंकार। मनसुख मांडविया पोरबंदर में भरेंगे नामांकन। विपक्षी दलों ने भी प्रचार में लगाया एड़ी चोटी का जोर। राहुल गांधी वायनाड में तो मायावती मुरादाबाद में करेंगी अपनी पार्टी के लिए प्रचार। प्रियंका गांधी का राजस्थान के अलवर में होगा रोड शो। शराब नीति घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का आखिरी दिन। हाईकोर्ट में गिरफ्तारी की अर्जी खारिज करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। सिसोदिया और के कविता की भी आज होगी पेशी। चारधाम यात्रा और अमरनाथ यात्रा के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन। 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के कवाट। तो वहीं 29 जून से 19 अगस्त तक होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान पर जवाबी हमले में इजराइल का साथ नहीं देगा अमेरिका। सुरक्षा परिषद में तेहरान को जवाबदेह ठहराने पर करेगा काम। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने इजराइल पर ईरान के हमले के बाद संयम बरतने का किया आह्वान। और खेल की खबरों में आईपीएल में बीते कल बेकार हो गया रोहित शर्मा का शतक। चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों मुंबई इंडियंस को 20 रन से मिली हार। आज बेंगलुरु में सनराइजर्स हैदराबाद का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला। तो चलिए हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई यानी 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव प्रचार में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और सभी दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने में जी जान से जुटे हुए हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के मिशन साउथ के तहत पीएम आज केरल और तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले केरल के त्रिशूर स्थित अलाथुर पहुंचेंगे। पीएम यहां पर अलाथुर और त्रिशूर लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे एनडीए कैंडिडेट टीएन सरासू और सुरेश गोपी के लिए चुनावी रैली करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद में प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम जिले के अटिंगल पहुंचेंगे, जहां पर वो अटिंगल और तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे 2 केंद्रीय मंत्रियों वी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर के समर्थन में जनसभा करेंगे। केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। केरल के बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री यहां पर शाम को तिरुनेलवेली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि तमिलनाडु के सभी 39 सीटों पर पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है। वहीं तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में मदुरै तमिलनाडु का प्रमुख शहरों में से एक है। यहां सियासी तौर पर डीएमके, एआईडीएमके, कांग्रेस और सीपीएम के बीच मुकाबला देखा गया है। इस बार कांग्रेस, डीएमके और सीपीएम का गठबंधन है, जबकि आईडीएमके और भाजपा अपने अन्य साथियों के साथ चुनावी मैदान में है।
यहाँ के लोग इतनी तमाम विचारधाराओं के बावजूद रोज आपस में मिल बैठकर चर्चा करते हैं और सियासी माहौल में आनंद उठाते हैं। इसी का जायजा लिया और लोगों से बात की। मदुरई के लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। क्या कुछ कहना है वहां की जनता का, आपको सुनाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मदुरई सीट पर सीपीआईएम के कैंडिडेट पिछली बार जीते थे और इस बार बीजेपी अलग से चुनाव लड़ रही है अपने 9 अन्य छोटे छोटे दलों के साथ। ऐसे में एआईएडीएमके अलग से चुनाव लड़ रही है, डीएमके अलग है, बीजेपी के साथ अलग अलायंस है और सीपीएम और के साथ डीएमके का जो अलायंस है उसका क्या असर होगा, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए शुरुआत करते हैं। देयर आर मेनी इशू इन मदुरई सिटी। देयर मस्ट डेवलप हाई टेम्पल मस्ट बी वेरी गुड। नो सराउंडिंग्स इन टेम्पल्स आर नॉट गुड। ऑल encouragements are there in near that मीनाक्षी अम्बन टेम्पल। इलेक्शन टाइम में क्या बोलना वो डालने का, वो बीजेपी को सीपीआई को वो नहीं है। उस टाइम में क्या समझा वो डालने का। लेकिन मदुरई में वो एम्स हॉस्पिटल है वो भी अभी तक ओपन किया नहीं। तो एक ऐसे भी हमने देखा साथी जो अभी ये सोच रहे हैं कि किसको वोट देना है, लेकिन इन्होंने साफ कर दिया कि जो मेडिकल कॉलेज है, जो एम्स है, उसको न तो डीएमके ने अभी खोला है न बीजेपी ने, इनका ये आरोप है। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि किसको वोट देंगे। Our chief minister is very strong man. आपने देखा कि ये हमारे देश की खूबसूरती है कि अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचार हैं, लेकिन हम एक बात पर सहमत हैं कि हम सब भारतीय हैं और अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। कैमरामैन भीम के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, मदुरई। वहीं भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पहले चरण के दौरान मतदान का गवाह बनेगा। अपने सुंदर पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध नागालैंड में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोग बात कर रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं उन कुछ प्रमुख बिंदुओं पर। तो आपको बता दें कि 2019 में एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन जीत जो है वो दर्ज की गई थी। नागालैंड में 16 प्रशासनिक जिले हैं जिनमें अगर 2024 की चुनौती के जरिए अगर हम नजर डालते हैं तो 17 प्रमुख जनजातियां इसमें शामिल हैं, साथ ही विभिन्न उप जनजातियां भी इसी में शामिल हैं। इसके अलावा अगर आजीविका की बात करें तो कृषि प्राथमिक आजीविका यहां पर नागालैंड में हमें देखने को मिलती है। कुल मतदाताओं की संख्या 13,17,536 है। साथ ही आपको बता दें कि इस बार 19,000 से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जो इस बार पहली बार मतदान करते हुए हमें नजर आएंगे। इसके साथ ही एक और खास बात है यहाँ की कि महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों से ज्यादा है, तो लोकसभा चुनावों में अहम भूमिका भी निभाती हुई नजर आएंगी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 22,140 है। 6,688 विकलांग व्यक्ति हैं जो इस बार मतदान करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद जरूर देखने को मिल रही है। हालांकि नतीजे क्या होंगे ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। उम्मीदवार के तौर पर जमीर, मुरी और लोथा यहाँ पर हैं। और जमीर अगर देखा जाए तो कांग्रेस राज्य इकाई के अध्यक्ष, मरी एनडीपीपी नवागंतुक। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एनडीपीपी उम्मीदवार का समर्थन किया है। और वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार इस वक्त चरम पर चल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के मसूरी में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। वो मसूरी के गांधी चौक पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। इससे पहले भी जेपी नड्डा उत्तराखंड आ चुके हैं और उस समय उन्होंने पिथौरागढ़, हरिद्वार और विकासनगर में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं की थी। साथ ही हरिद्वार में रोड शो भी किया था। वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा, मणिपुर और राजस्थान में चुनावी रैली करेंगे, जहां अमित शाह सबसे पहले अगरतला के कुमारघाट में मतदाताओं को साधने का प्रयास करेंगे। वो त्रिपुरा पूर्व लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही भाजपा उम्मीदवार कृति देवी देवबर्मन के हक में रैली करेंगे। दोपहर बाद अमित शाह इम्फाल में आंतरिक मणिपुर लोकसभा सीट पर मतदाताओं से वोट मांगेंगे। उसके बाद में शाम को करीब 6 बजे भाजपा नेता राजस्थान के जयपुर में भव्य रोड शो करेंगे, जिसमें
आदर्श नगर, किशनपोल और हवा महल विधानसभा सीट को कवर किया जाएगा। और वहीं अमित शाह के अलावा भाजपा के स्टार प्रचारक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। राजनाथ सिंह जम्मू के कठुआ, उधमपुर, डोडा संसदीय क्षेत्र के बसोहली में चुनावी जनसभा को आज संबोधित करेंगे। इस सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भाजपा ने लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज गुजरात की पोरबंदर सीट से अपना पर्चा भर रहे हैं और ये उनका पहला लोकसभा चुनाव है। आपको बता दें कि मनसुख मांडविया भावनगर के रहने वाले हैं, लेकिन पोरबंदर से चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में मांडविया राज्यसभा से सांसद हैं। आज नामांकन भरने से पहले उन्होंने मंदिर में पूजा की। पोरबंदर सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है। पोरबंदर लोकसभा सीट पोरबंदर और राजकोट और जूनागढ़ के इलाकों से मिलकर बनी हुई है और यहां पर पाटीदार मतों का बोलबाला है। इस सीट की अगर बात करें तो भाजपा का गढ़ इस सीट को माना जाता है। यहां 1991 से लगातार भाजपा ही जीतती हुई नजर आई है। हालांकि सिर्फ 2009 में ही यहां से कांग्रेस उम्मीदवार विठल रादियन ने जीत पाए थे, लेकिन 2013 में वो भी भाजपा में ही शामिल हो गए थे। इस बार कांग्रेस ने राजू ओडेदरा पर अपना दांव लगाया, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां उमेश मकवाड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये तो बात हो गई बीजेपी की, लेकिन इसके अलावा अन्य पार्टियों का क्या कुछ हालचाल है वो भी बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आज से केरल के दौरे पर रहेंगे। आज सबसे पहले दिन वो राहुल गांधी संसदीय क्षेत्र वायनाड में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में शाम को उत्तर कोझिकोड जिले में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की रैली में मतदाताओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद में कल 16 तारीख को भी वायनाड में पार्टी के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि राहुल ने अभी इसी महीने की शुरुआत में 3 अप्रैल को वायनाड से नॉमिनेशन भी दाखिल किया था और इसी दौरान एक रोड शो भी निकाला था। आपको बता दें कि यहां उनका मुकाबला केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन के साथ साथ कांग्रेस नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन में शामिल CPI से भी हो रहा है। CPI ने यहां पर डी राजा की पत्नी एनी राजा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं BSP ने यहां PR कृष्णनकुट्टी को चुनावी मैदान में उतारा है। और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जिन 4 आधार स्तंभों को लेकर के यह चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरी है, उन 4 आधार स्तंभों को प्रतिनिधित्व करने वाली युवा, महिला, गरीब और किसान, एक एक प्रति उनको प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रदान की गई। मित्रों, यह जो भी संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, आज भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल मात्र नहीं, बल्कि भारत की मिशन को विजन मान करके, भारत के विजन को मिशन मान करके उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की 140 करोड़ लोगों की आकांक्षा का प्रतीक बना है। और इसीलिए इस पूरे चुनाव को जब हम देख रहे हैं तो जो देश का एम्बिशन है वह मोदी जी का मिशन है, और जो मोदी जी का मिशन है, विजन है, वह हम सबका मिशन है। यह हर भारतवासी आज इसको इस रूप में लेकर के चल रहा है। संकल्प पत्र यह मोदी की गारंटी पर इस देश को विश्वास है, और मोदी की गारंटी इस देश में आम जन की आकांक्षाओं
का प्रतीक बना है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो इस वक्त अपने पार्टी के बारे में जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे कि पिछले 10 सालों में किस तरीके से कामकाज किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के विजन को मिशन मानकर 140 करोड़ लोगों की आकांक्षा का प्रतीक बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। साथ ही जो देश का एम्बिशन है वो मोदी जी का विजन है, और जो मोदी जी का विजन है वो बीजेपी का यानी कि हम सभी का मिशन है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इसी के साथ चली खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी प्रचार में अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है लोकसभा चुनावों के लिए। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में पार्टी के राष्ट्रीय नेता अब एक के बाद एक लगातार पूरे देश भर में दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी आज फिर राजस्थान के दौरे पर रहेंगी। प्रियंका गांधी अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में एक रोड शो करेंगी। ललित यादव के सामने भाजपा ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद प्रियंका गांधी दौसा में कांग्रेस उम्मीदवार मुरारी लाल मीणा के समर्थन में विशाल रैली को संबोधित करेंगी। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दरअसल जयपुर में इन दिनों मोबाइल पर यह मैसेज बज रहा है। मैसेज के बाद वोट मांगते हुए आवाज आती है प्रताप सिंह खाचरियावास की। विधानसभा चुनाव हार चुके प्रताप सिंह जयपुर शहर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जयपुर के आदर्श नगर इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने प्रताप सिंह से खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। जयपुर लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर चल रहा है कांग्रेस का चुनाव अभियान और मेरे साथ है प्रताप सिंह खाचरियावास। आइए हम उससे बात करते हैं और जानते हैं फूलों की माला और नाच गाना कैसे चल रहा है आपका अभियान। देखिए, अभियान पूरे देश में जो बीजेपी का झूठ, फरेब और धोखा है उसके खिलाफ पूरे देश में रिएक्शन है। केंद्र सरकार पर डिबेट होने लगी है। ये आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र है जहां से रफीक खान साहब एमएलए हैं, यहाँ मेरे साथ चल रहे हैं, यही दौरा कर रहे हैं सारा। इनके साथ मैं निकला हुआ हूँ आदर्श नगर में। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध सब एक हो गए और सब ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डर कर प्रेस पे नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जब बटन दबेगा तो हाथ के निशान का दबेगा। लोग बदला लेना चाहते हैं उस झूठ, फरेब और धोखे से जो आप सरकारी एजेंसियों के दम पर डरा धमकाकर देश की आवाज को चुप करना चाहते हैं। प्रताप जी, आपके सामने जो कैंडिडेट हैं भंवरलाल जी की बेटी, उनका भी और आपका भी भैरव सिंह जी के साथ नाता रहा है। आपके तो बड़े पापा रहे हैं वो, तो किस तरह से आप इस पूरे कॉन्टेस्ट को देखते हैं? नो डाउट वो मंजू शर्मा जी पॉलिटिकल लेडी नहीं है, लेकिन वो मेरी बड़ी बहन है, 10-12 साल मेरे से बड़ी है, लेकिन पॉलिटिक्स में वो एक्टिव नहीं रही है। अब उनको टिकट मिला है तो मैं उनका सम्मान करता हूं। बीजेपी ने टिकट दिया, बीजेपी फ्रस्ट्रेशन में है। बीजेपी वो है जो भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाती है। और आप मुझे बताइए, अभी प्राइम मिनिस्टर किसी और को बनाए मोदी जी की जगह तो कितना दर्द होगा। मेहनत मोदी जी करे, कोई और प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो कैसा लगेगा। मुख्यमंत्री के लिए मेहनत कोई और करे, मुख्यमंत्री किसी और को बना दो आप, तो कैसा लगता है। प्रताप जी, आपने कहा कि विधानसभा में आपके अपनों ने आपको धोखा दिया, इस बार ऐसा ना हो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मुझे अपनों ने धोखा दिया मैंने कभी कहा ही नहीं। मैंने तो ये कहा है कि मुझे पता ही नहीं मैं क्यों हारा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप ये कह रहे हैं कि हारे का सारा श्याम बाबा हमारा, तो अब किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं कि क्यों लोग आपको वोट करें? क्योंकि विधानसभा में कांग्रेस हार गई थी। नो डाउट हम विधानसभा में हार गए थे, इसीलिए मैंने कहा है कि मेरी आवाज कमजोर पड़ गई है। मैं यूथ मूवमेंट से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, मेरी आवाज को ताकत दो। जनता का समर्थन मिल रहा है, काफी तेजी से हम आगे बढ़े हैं। मुझे पक्का विश्वास है लोग मेरी मदद करेंगे, फिर मेरी आवाज जुड़ेगी और वो आवाज बीजेपी पर भारी पड़ेगी। जनता की आवाज मेरे साथ है। जनता की आवाज मेरे साथ है। ये है प्रताप सिंह खाचरियावास जो अपने चुनाव अभियान में लगे हुए हैं। 19 तारीख को जयपुर की जनता फैसला करेगी। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज जयपुर। और वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब हालांकि कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी मतदाताओं को लुभाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त चुनावी रण में उतर गई हैं। वो आज मुरादाबाद में पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगी। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर आपको बता दें कि पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है। और वहीं बसपा के अलावा समाजवादी पार्टी ने बदायूं में तीसरी बार अपने प्रत्याशी को बदल दिया। सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र से भी उम्मीदवार को बदलते हुए पार्टी ने नए नाम पर दांव लगाया है। बदायूं में अब पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दरअसल शिवपाल यादव की शुरू से ही चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। वहीं सुल्तानपुर से बीजेपी की मेनका गांधी के खिलाफ भीम निषाद की जगह राम भुआल निषाद पर भरोसा जताया गया।
निषाद ने 2022 का विधानसभा चुनाव रुद्रपुर विधानसभा सीट से लड़े, लेकिन हार गए थे। और वहीं कांग्रेस ने बीते कल लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है और इस सूची में कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इसमें दिल्ली की 3 सीट, पंजाब की 6 सीट और उत्तर प्रदेश की 1 सीट से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, जिसमें चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार, उत्तर पश्चिम से उदित राज के नाम पर मोहर लगाई गई है कांग्रेस की तरफ से। वहीं जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी, फतेहगढ़ साहिब से अमर सिंह, भटिंडा से जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू के नाम का ऐलान किया गया। वहीं अमृतसर से गुरजीत सिंह ओजला और संगरूर से सुखपाल सिंह, पटियाला से डॉक्टर धर्मवीर गांधी और इलाहाबाद से उज्जवल रेवती रमन सिंह के नाम पर मोहर लगाई गई है कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा कांग्रेस ने ओडिशा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 75 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। इसमें कांग्रेस ने अत्ताबिरा विधानसभा सीट से अभिषेक सेठ को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि तलसरा एसटी सीट से देवेंद्र भिटारिया, कुचिंदा एसटी सीट से केदारनाथ बरिहा, रेंगाली एससी विधानसभा सीट पर दिलीप कुमार दुरिया को टिकट दिया गया। राज्य की चर्चित संबलपुर सीट पर दुर्गा प्रसाद पाधी उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि रायराखोल से असफ अली खान, देवगढ़ से सैम हेम्ब्रम, तेलकोई एसटी सीट से निर्मल चंद्र नायक, घासीपुरा से सुब्रत चक्र को, आनंदपुर एससी सीट से जयदेव जैना को अपना उम्मीदवार बनाया कांग्रेस ने। वहीं कांग्रेस ने 2 अप्रैल को ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए 49 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी और इस तरह कांग्रेस ने अब तक कुल 124 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। आपको बता दें कि ओडिशा में 147 विधानसभा सीटें हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपनी पिता की विरासत को संभालने के लिए हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में कमर कस चुके हैं। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र घराने में घमासान का गवाह भी बन रहा है। हमारे सहयोगी राजेश राज ने हाजीपुर में चिराग पासवान से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका और कितनी तैयारी है उनकी लोकसभा चुनावों को लेकर, आइए जानते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं। चिराग जी, क्या लगता है पिताजी के नाम का कितना बड़ा लाभ आपको मिल रहा है? उनके नाम से ज्यादा मुझे लगता है उनके काम का, जिस तरीके से उन्होंने हाजीपुर में कार्य किए हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा हाजीपुर में जो उनके द्वारा किए गए कार्यों से किसी न किसी तरीके से प्रभावित ना हुआ हो। स्वाभाविक है, उन्हीं का अंश हूं मैं, उन्हीं का खून मेरी रगों में बहता है, तो उसका लाभ जरूर मिलेगा। विपक्षी प्रत्याशी हैं आरजेडी के शिवचंद्र राम, उनका कहना है कि मुद्दा जो है यहाँ कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, सिर्फ बाहरी और स्थानीय का मुद्दा है, दिल्ली का नेता और स्थानीय बेटा। इसी नारे को, इसी स्लोगन को वो आगे बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान कैसे देखते हैं? मैं नहीं मानता इन तमाम मुद्दों को कि कोई बाहरी भीतरी, अंतोगत्वा आपके इंटेंशंस क्या हैं, आप किस सोच के साथ आप कार्य करते हैं, प्राथमिकता वो होती है। हाजीपुर जो है इस बार घराने में घमासान का भी हिस्सा बन रहा है। हाजीपुर कभी घमासान का कारण नहीं रहा, घमासान उससे बहुत पहले हो चुका था। अलग अलग महत्वाकांक्षाएं थी जिसकी वजह से सारे घमासान हुए थे। बहरहाल वो दौर बहुत पीछे रह गया। बिहारी फर्स्ट कैसा चल रहा है? बिहारी फर्स्ट उतनी ही मजबूती से विकसित बिहार के निर्माण का रोड मैप है ये। बिहारी फर्स्ट बिहार की समस्या नहीं, समाधान का जिक्र करता है। रामविलास पासवान जो इनके पिता थे, उनकी कर्मभूमि रही और वहां से वो कई बार चुनकर संसद पहुंचे। पिताजी के सपनों को साकार करना भी प्राथमिकता है, लेकिन हाजीपुर के लिए बहुत सारे काम जो बचे पड़े हैं उसको पूरा करना इनकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। कैमरामैन ललित के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, हाजीपुर, बिहार। इस सरकार के गठन के लिए लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है और पर्व त्योहारों के बीच इस महापर्व की एक अलग ही छटा भी देखने को मिल रही है। सरायकेला में राजकीय चैत्र पर्व छऊ महोत्सव का आयोजन भी लोकतंत्र में भागीदारी का संदेश दे गया। देश में जहां आजकल पर्व त्योहारों की धूम है, वहीं लोकतंत्र के महापर्व की भी एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है।
झारखंड के सरायकेला में राजकीय चैत्र पर्व छऊ महोत्सव भी इससे सराबोर नजर आया और लोगों ने लोकसभा चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने की शपथ ली। ये हमारे संवैधानिक अधिकार ही नहीं, नैतिक कर्तव्य भी है। नैतिक कर्तव्य भी है। हम किसी प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे, हम किसी प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे और अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति को चुनकर संसद में भेजेंगे, ऐसे व्यक्ति को चुनकर संसद में जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, जो हमारे क्षेत्र का विकास। सरायकेला के भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित चैत्र पर्व छऊ महोत्सव के समापन समारोह में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरायकेला छऊ की ओर से वोटरों को जागरूक भी किया गया। जहाँ भी 6 नंबर फॉर्मটা ভরলি ইপিআইসি নম্বরটা আসবে ওইটাই তো मतदाता पहचान पत्र रे बाबा। अच्छा, बुझली? इस दौरान लोगों को मतदान के महत्व के बारे में बताया गया, साथ ही उन्हें पोस्टर बैनर से भी लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। जितने भी वोटर हैं उन सभी को मतलब उसके बारे में जानकारी दी जा रही है वोटर अवेयरनेस के लिए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग जो संदेश दे रहे हैं यही अपील करना चाहते हैं कि लोग बढ़ चढ़ करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, मतदान करें। कार्यक्रम के दौरान लोगों को विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से मतदाता जागरूकता और महिला सशक्तिकरण समेत अन्य सामाजिक उत्थान से जुड़े विषयों की जानकारी दी गई। छऊ महोत्सव के माध्यम से मैं यहाँ सखी वन स्टॉप सेंटर से हूँ और छऊ महोत्सव के माध्यम से यहाँ मैं प्रचार प्रसार कर रही हूँ। एक टाइप का अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह ये है। समापन समारोह के दौरान पद्मश्री शशधर आचार्य एवं उनके दल द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर रात्रि जागरण के साथ सरायकेला छऊ नृत्य शैली भी प्रस्तुत किया गया, जिस पर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई। फिलहाल देश में कोई भी आयोजन हो वो चुनाव के महापर्व से अछूते नहीं है। सरायकेला खरसावा से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अठारहवीं लोकसभा के चुनावों की तैयारी पूरे देश भर में जोरों पर है। इसके तहत देश भर में 7 चरणों में मतदान होना है। अगर लोकसभा चुनावों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में सांसदों की औसतन उम्र 55 साल थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 8054 उम्मीदवार थे, यानी प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में औसतन 14.83 उम्मीदवार थे। इनमें पुरुष उम्मीदवार 7322 रहे, जिसमें कुल 465 उम्मीदवार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 726 महिला उम्मीदवार थी। इनमें 78 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। 2019 के लोकसभा चुनाव में 6 उम्मीदवार थर्ड जेंडर से थे। इन चुनावों में 67.18% महिला मतदाताओं ने मतदान किया था। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 67.01% थी। 17वीं लोकसभा में मेनका गांधी और संतोष गंगवार ऐसे सांसद थे जो 8वीं बार लोकसभा में चुनाव जीतकर आए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान केंद्र उत्तर प्रदेश में थे, जिनकी संख्या 1,62,613 थी। वहीं सबसे कम मतदान केंद्र लक्षद्वीप में थे, जिनकी संख्या मात्र 51 थी। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल 24 की चुनौती की खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। और इसी बीच चलिए सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त बड़ी खबर का, जहां पर आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी घोटाले में गिरफ्तार BRS नेता के कविता को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। और ताजा खबर यह है कि के कविता की अदालत ने न्याय की हिरासत जो आज खत्म हो रही थी उसे 23 अप्रैल तक और बढ़ा दिया गया है। कविता की CBI रिमांड का आज आखिरी दिन था। हालांकि आज CBI ने अदालत से 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी। तिहाड़ जेल में बंद के कविता को ED के बाद CBI ने हिरासत में लिया था। और इसी बीच हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं सीधा न्यूज रूम से। सीधा उनका रुख करते हैं। अब विकास, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्योंकि अगर देखा जाए तो अब से कुछ ही देर में कहीं ना कहीं एक और फैसला सामने आएगा जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी अरविंद केजरीवाल की। लेकिन उससे पहले देखा जाए तो के कविता को बड़ा झटका इस वक्त लग चुका है। हाँ बिल्कुल, के कविता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी CBI ने, आज उनको पेश किया गया। और आप याद करें कि जब उनकी ED के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी, उसी बीच CBI ने भी ये कहा कि उनको भी के कविता से पूछताछ के लिए हिरासत चाहिए। उसके बाद पहले उनसे जेल में पूछताछ की गई, तिहाड़ जेल में। उसके बाद कोर्ट को ये बताया गया कि जो तिहाड़ जेल में पूछताछ थी उसमें उन्होंने सहयोग नहीं किया, गोलमोल जवाब दिए। उन्होंने जो जवाब दिए हैं वो जो अप्रूवर्स हैं उनकी स्टेटमेंट से मैच नहीं होते। यही वजह थी CBI ने कस्टोडियल इंटेरोगेशन मांगा था, जो मिला भी CBI को। और आज जब जब CBI हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी तो फिलहाल CBI ने कहा कि उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। यानी अभी उनको जमानत मिलने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ED के मामले में भी उनकी जमानत पर कोई आदेश नहीं आया है। और अब CBI भी जब वो जमानत के लिए बहस करेंगी तो ये विरोध करेगी इस बात का कि मामला भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और अगर के कविता को रिहा किया जाता है तो उससे जांच प्रभावित होगी। और उनके बारे में एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोर्ट की भी एक टिप्पणी है कि उन्होंने ऐसा दिखता है प्रथम दृष्टया कि गवाहों को प्रभावित किया और उन्होंने जो रिकॉर्ड्स थे उनको मिटाने की कोशिश की, यानी सबूतों को मिटाने की कोशिश की। यही वजह है कि उनकी जो अंतरिम जमानत याचिका थी वो कोर्ट खारिज कर चुका है पहले भी। जी विकास, अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया की भी आज पेशी होनी है और उनकी भी जमानत याचिका पर सुनवाई तो खैर 20 तारीख को होगी। बिल्कुल, देखिए उनके मामले भी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ेगी, इस बात की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने जो जमानत मांगी है इस बार उनके ग्राउंड्स कुछ अलग हैं। वो केस की मेरिट या जो 1 साल के आसपास उनकी वो जो न्यायिक हिरासत में है उसको चुनौती नहीं दे रहा, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि उनको अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना है, इसीलिए उनको एक सीमित समय के लिए ही कम से कम उनको इस वक्त जमानत दे दी जाए, क्योंकि 5 साल में एक बार ये मौका आता है जब आम चुनाव में किसी भी राजनेता को हिस्सा लेना होता है। तो इसी वजह से उन्होंने यही ग्राउंड्स देते हुए जमानत की मांग की है। जी विकास, अगर बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो उनकी भी आज पेशी होनी है, क्योंकि उनकी भी जो हिरासत है वो आज खत्म हो रही है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने याचिका दायर की है उस पर भी आज अहम सुनवाई होनी है। बिल्कुल, देखिए हाई कोर्ट ने अभी उनकी जो एक याचिका रद्द की थी जिसमें 2 मांगे थी अरविंद केजरीवाल की। पहला, उन्होंने पूरी कस्टडी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी, और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि वो जमानत नहीं मांग रहे क्योंकि ये गिरफ्तारी ही अवैध है, इसीलिए उनको तुरंत रिहा किया जाए। दोनों मांगों को कोर्ट ने ठुकराया था, हाई कोर्ट ने, और उनके खिलाफ काफी कड़ी टिप्पणी भी की है। आप अगर उस ऑर्डर को देखें तो उसने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की भूमिका 2 वजह से स्पष्ट नजर आती है। कोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया पहला, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने ऐसी नीति बनाई जिससे शराब कंपनियों को फायदा पहुंचा और रिश्वत का स्कोप पैदा हुआ, और दूसरा, आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक के तौर पर उस पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया जाएगा। ये भी अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी इसमें भूमिका थी। तो 2 वजहों से उनकी संलिप्तता इसमें दिखती है, और इसीलिए हाईकोर्ट ने उनकी याचिका रद्द की थी। अब अपील पर आज जो प्रक्रिया है, नोटिस होगा, उसके बाद एक सुनवाई का दिन तय किया जाएगा। जी, अब फिलहाल अगर आज की बात करें तो आज जब पेशी होगी तो किस तरीके से रिमांड मांगी जाएगी, क्या कुछ आधार हो सकते हैं विकास?
देखिए, जुडिशियल कस्टडी में वो हैं फिलहाल, उसको ही एक्सटेंड करने की बात यहाँ पर कही जाएगी कि इनको फिलहाल इसमें किसी भी तरह से रिहाई या जमानत कोर्ट ना दे, क्योंकि सब जब उनको किंग पिन कहा जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी भी सबसे आखिरी में हुई है, उनको अभी 1 महीने भी नहीं हुआ है अगर गिरफ्तारी की बात करें, लगभग 1 महीना हुआ है। और ऐसे में आप बाकी आरोपियों को देखें जो लंबे समय तक इसी आधार पर न्यायिक हिरासत में रहे कि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, तो केजरीवाल की किसी भी जमानत या किसी भी तरह की राहत को ईडी जरूर विरोध करेगी और इसीलिए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ने की पूरी संभावना है आज। विकास, देखिए लोकसभा चुनाव तो है ही और इसी को आधार बना करके मनीष सिसोदिया और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों की दोनों जमानत की मांग कर रहे हैं और बार बार उनकी जमानत की याचिका जो है वो खारिज भी हो रही है। बिल्कुल, लेकिन ये जो ग्राउंड है, इससे पहले अगर आप इनकी याचिकाओं को देखें तो ज्यादातर पहले इन्होंने मेरिट्स पर बहस की कि केस फर्जी है, केस राजनीति से प्रेरित है, लेकिन इस बार इनका ग्राउंड कुछ अलग है। कैंपेन करना चाहते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए ऐसा राहत कोर्ट से मांग रहे हैं। कोर्ट इस पर किस तरह का रुख अपनाएगा ये तो सुनवाई के बाद साफ हो पाएगा, लेकिन ग्राउंड्स पहली बार इन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दिए हैं। इससे पहले ये आरोप जरूर लगाते रहे कि उनको निशाना ही इसलिए बनाया जा रहा है ताकि वो चुनाव प्रचार ना कर सकें, और जो वो कह रहे हैं कि वो देश भर में घूम कर प्रचार करेंगे, ये इन सब चीज़ों से रोकने के लिए उनको न्यायिक हिरासत में रखा जा रहा है। इस तरह के आरोप वो पहले लगा चुके हैं। लेकिन कोर्ट में बात तो सबूतों की होती है, सबूत होंगे उसके बावजूद ही तो कोर्ट अपना फैसला सुना रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, अपील उनकी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कहीं ना कहीं उस जो मेरिट्स पर है, अगर आप कहें, वो हालांकि बहस में ये कहते हैं कि हम मेरिट्स पर बात नहीं कर रहे, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि उनको समन जो भेजे गए वो अवैध थे, उनको पर्याप्त समय नहीं दिया गया, उनको आखिरी समन के बाद मौका नहीं दिया गया और उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया, तो वो मेरिट्स पर बातें ज़रूर करते हैं। ये जो पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर कि उनको चुनाव प्रचार करना है, ये कारण उन्होंने पहली बार रखा है। इसमें उनको कितनी राहत मिलेगी कहना मुश्किल है अभी, क्योंकि जब सुनवाई होगी तो स्थिति स्पष्ट होगी। हमने देखा है कि अलग अलग नेताओं के मामले में, क्योंकि इस बात पर भी बहुत निर्भर करता है इस तरह की राहत की कंडक्ट कैसा रहा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी ने कहा है कि उनका कंडक्ट बेहद खराब रहा है, उन्होंने अपने फोन के पासवर्ड्स नहीं दिए, उन्होंने समन पर वो पेश नहीं हुए, तो कुछ नेताओं को जरूर राहत मिली, हमने देखा है चुनाव प्रचार वगैरह के लिए। लेकिन ये केस टू केस वेरी करता है कि जो आरोपी है उसने किस तरह से जांच एजेंसी के साथ सहयोग किया या जांच में अड़चन डालने की कोशिश की, इन सारी चीजों पर बहुत निर्भर करता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी लगातार यही कह रही है कि जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया गया, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनके पासवर्ड नहीं दिए गए, मोबाइल के पासवर्ड नहीं दिए गए, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके पासवर्ड अरविंद केजरीवाल ने ईडी की टीम को नहीं दिए हैं, और यही ग्राउंड कहीं ना कहीं कोर्ट में ईडी की तरफ से रखा गया है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल के मामले में लगातार ईडी कह रही है कि उनसे भी जब हमने पूछताछ की है, चाहे वो चाहे वो हिरासत में की हो, चाहे वो उससे जब समन भेजे गए थे तब की हो, उनके जवाब हमेशा वैसे होते हैं। वो ये कहते हैं कि इस नीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ईडी का ये कहना है कि उसके पास अप्रूवर हैं, ऐसे लोग हैं जो सरकारी गवाह बन गए हैं, जिन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर के बयान दिए हैं। इसीलिए जो केस है वो अरविंद केजरीवाल भले ही अब तक कहते आए हों कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी आबकारी नीति में, लेकिन अप्रूवर्स की ठीक ठाक लिस्ट ईडी के पास है, जिनमें शराब व्यवसायी हैं, इन दिल्ली सरकार के ही पूर्व ऐसे सहयोगी या कर्मचारी हैं जो पहले काम कर चुके हैं उनके साथ। तो ये अप्रूवर्स जो हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग कड़ी हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों। उनके खिलाफ आप याद करें कि मनीष सिसोदिया के जो सहयोगी हैं सी अरविंद, उन्होंने भी सीएम के घर पर दस्तावेजों के लेन देन की बात कही है। तो केस ईडी के मुताबिक बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी होती है कि उनको पॉलिटिकल कारणों से निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जो साक्ष्य हैं वो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की ओर इशारा करते हैं कि कम से कम ईडी ने कहा है कि हमने 45 करोड़ रुपए का ट्रेल पता लगा लिया है। और हाल ही में ये भी बताया गया कोर्ट को कि खुद आम आदमी पार्टी का एक उम्मीदवार गोवा का जो था, उसने जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उनका चुनाव में इस्तेमाल की बात स्वीकार की है। तो एक अप्रूवर वो भी है। हालांकि जांच प्रभावित ना हो इस कारणों से कोर्ट ने ये नाम अब तक उजागर नहीं किया है और ना ही ईडी ने ये डॉक्यूमेंट पब्लिक किया है। जी विकास, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में तो खैर सुनवाई होनी ही है, लेकिन क्या अगर सुप्रीम कोर्ट से भी अगर निराशा हाथ लगती है अरविंद केजरीवाल को, तो क्या उसके बाद में अरविंद केजरीवाल के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा?
देखिए, आज अरविंद केजरीवाल को वैसे भी कोई राहत मिलने की उम्मीद बिल्कुल बहुत कम दिखती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर बड़ी से बड़ी उनको राहत देगा तो आज उनकी पिटीशन पर नोटिस किया जाएगा और उसमें जाहिर है ईडी समय मांगेगा कि उसको जवाब दाखिल करने के लिए वक्त चाहिए। उनकी परिस्थिति और बिगड़ सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि अपील में दम नहीं है और वो आउटराइट उसको रिजेक्ट आज ही कर दे। तो अगर उनको राहत भी बहुत बड़ी मिलेगी तो वो सिर्फ नोटिस के तौर पर मिलेगी, जिसके बाद ईडी का जवाब आएगा, फिर अरविंद केजरीवाल के वकील उस पर अपना काउंटर एफिडेविट या काउंटर रिप्लाई रखेंगे, तब कहीं जाकर के सुनवाई आगे शुरू होगी। वहाँ से भी अगर उनको कोई राहत नहीं मिलती है तो उनको नए सिरे से लोअर कोर्ट में एक नई कवायद शुरू करनी होगी किसी नए ग्राउंड पे, चाहे वो जैसा भी आपने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए जैसे मनीष सिसोदिया लोअर कोर्ट गए हैं राहत मांगने के लिए, तो किसी नए ग्राउंड पर अरविंद केजरीवाल को पूरी कानूनी लड़ाई फिर से लड़नी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद में अभी तक वो गिरफ्तारी में ही है। हालांकि अब आगे आने वाले समय में उन्हें कोई राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलेगी या नहीं, ये तो खैर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तभी पता चलेगा। तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ न्यूज़ 10 में अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि जितने भी आतंकवादी और भ्रष्टाचारी हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले लोग हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, उन्हें ममता सरकार संरक्षण क्यों देती है। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो पिछले दिनों में हमने जिस तरीके से वहां की कंडीशंस देखी है, जो तस्वीरें हमने देखी हैं, उसको लेकर एक बार फिर से अनुराग सिंह ठाकुर हमलावर होते हुए नजर आए, जिन्होंने ममता सरकार पर एक बार फिर से हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जा रहा है, पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उन अत्याचारियों को भी संरक्षण दिया जा रहा है। राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो महिलाओं के प्रति अत्याचार भी करते हैं, जो भ्रष्टाचार भी करते हैं, इन सबको संरक्षण कहीं पर मिलता है तो ममता बनर्जी जी की नाक तले पश्चिम बंगाल में मिलता है। ये संरक्षण पश्चिम बंगाल में क्यों मिलता है? भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल में बने, इनके मंत्रियों के घर पे करोड़ों रुपए पकड़े गए, महिला अपराध में तृणमूल के नेताओं का नाम आया, उनको संरक्षण देने में इनकी सरकार का नाम आया। आतंकवादी चाहे पश्चिम बंगाल में घटना करें या बेंगलुरु में करें, लेकिन संरक्षण पनाह उनको कहीं मिलती है, तो पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों? और वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद की ओर भटके युवाओं को आत्मसमर्पण करवाकर उन्हें पुलिस में भर्ती करने के अभियान को जबरदस्त सफलता इस वक्त मिल रही है। बस्तर के दंतेवाड़ा से आइए आपको दिखाते हैं हमारे रिपोर्टर की एक खास रिपोर्ट। नक्सलियों को देश की मुख्यधारा में वापस लाने के इस अभियान की सबसे प्रमुख कड़ी है इनका परिवार से दूर होना। नक्सली इन्हें देश के खिलाफ लड़ने को मजबूर तो करते ही हैं, साथ ही इन्हें ना तो अपने परिवार से संपर्क करने देते हैं और ना ही बीमार माता पिता को देखने की इजाजत मिलती है। यहाँ तक कि सामान्य जीवन की चीजें जैसे साबुन और चप्पल भी नहीं दिए जाते। मकसद है देश और समाज के खिलाफ इनमें गुस्सा भड़काना। लेकिन धीरे धीरे स्थानीय संपर्क की मदद से सुरक्षा तंत्र इन्हें मुख्य धारा में लौटने का प्रयास करता रहता है। अब तक 700 से ज्यादा युवा आत्मसमर्पण कर चुके हैं। पहले जो नक्सली थे, जो बुलेट की भाषा में विश्वास रखते थे, वो अब जब पुलिस के साथ और सरेंडर की आत्मसमर्पण किया उसके बाद बैलेट में आए हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि लगभग 65 ऐसे हैं जो पहली बार अपने लाइफ में लोकसभा 2024 में मतदान दे रहे हैं। आने के बाद अच्छा हो रहा है, परिवार को मिल रहा हो, यहाँ सुविधा भी मिल रहा है। कुछ मेरा आधार कार्ड भी नहीं बना था, यहाँ आने के बाद आधार कार्ड बना, वोटर आईडी बना, पूरा मेरे को अच्छा हुआ यहाँ पर। उधर से आने के बाद यहाँ पे सिलेंडर होने के बाद फिर हम लोग को यहाँ घर मिला, दुआर मिला, यहाँ अच्छा पैसा भी मिल रहा है। सरेंडर कर चुके नक्सली आज माओवादी हिंसा के खिलाफ देश की सबसे बड़ी ताकत बनते जा रहे हैं। इनकी मदद से दुर्दांत आतंकवादियों को ढेर किया जा रहा है और ये उन युवकों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं जिनको नक्सली बंदूक उठाने के लिए उकसाने का प्रयास करते हैं। इन दोनों साथियों ने जिस तरह से नक्सलवाद को छोड़कर देश की मुख्य धारा को अपनाया है, आज इनका अपना जीवन इनके जैसे और बहुत से
अंदरूनी क्षेत्रों के गांवों में जो युवा हैं उनके लिए एक मिसाल की तरह बन रहा है कि कैसे नक्सलियों का रास्ता चुनना खतरनाक है, उनके अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए भी। इस तरह से लोन वराटू अभियान में के तहत जो युवा छत्तीसगढ़ पुलिस में शामिल हो रहे हैं वो सभी के लिए एक प्रेरणा बनते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से सोमेश पटेल के साथ स्मिता मिश्रा, डीडी न्यूज। और चलिए न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 मंजिला मकान ढहने से 2 लोगों की जान चली गई और इस बीच कई लोग घायल भी हो गए। कल रात जानसठ थाना क्षेत्र में स्थित 2 मंजिला ये मकान ढह गया। हालांकि प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें वहां मौके पर मौजूद रहीं और अब तक 18 लोगों को वहां से बाहर निकाला जा चुका है, जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। अब तक की जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति के फंसे होने की भी आशंका है। हालांकि बचाव अभियान अभी भी जारी है। पाकिस्तान की जेल में भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या करने वाले अमीर सरफराज की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इस पर सरबजीत सिंह की बेटी स्वपनदीप कौर ने कहा कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जिन्होंने पापा पे उस टाइम पे हमला करके उनको बुरी तरह से घायल कर दिया था जेल में, उसके बाद उनकी वहाँ पर मौत हो गई थी पाकिस्तान की जेल में ही। उनमें से एक जो शख्स था उसको कल गोलियों से मार के उसकी हत्या की गई है। कुछ मीर सरफराज, जिस पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि कर्मों का फल यहीं पर ही मिलता है, ये उसके कर्मों का ही फल है। लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है एक बहुत बड़ी साजिश भी है ये पाकिस्तान की ही सरकार की तरफ से, क्योंकि ऐसे हो सकता है बहुत सारे राज हों जो उनको लगता हो कि बाहर ना आ जाएं दुनिया के सामने, क्योंकि ये भी एक पाकिस्तान सरकार की और वहाँ की एजेंसियों की ही एक मिलीभुगत के जो है कारण इन्होंने एक साजिश रच के ही मेरे पापा का वहाँ जेल में कत्ल करवाया था। और चलिए अब बात करते हैं श्रद्धालुओं से जुड़ी। दरअसल उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा करने के लिए अब ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो रही है। वेबसाइट रजिस्ट्रेशन touristcare.uk.gov.in और इसके साथ ही आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है 8394833833 पर यात्रा लिखकर आप मैसेज करके भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप और वेबसाइट के अलावा पर्यटन विभाग ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है जो है 01351364 पर कॉल करके पंजीकरण की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही स्मार्टफोन पर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड मोबाइल ऐप से भी आप पंजीकरण कर सकते हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा इस साल भी यात्रियों की संख्या को सीमित करने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के कपाट 10 मई को खुलेंगे और बद्रीनाथ धाम के द्वार 12 मई से दर्शन के लिए खुलेंगे। तो ये तो बात रही चारों धामों की, लेकिन अब बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए अमरनाथ की। दरअसल पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा जाने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जरूरी है। देश भर में 4 बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यस बैंक की 540 शाखाओं में आप पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके साथ ही श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर भी श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आपको बता दें कि 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को संपन्न होगी। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है। ये दिन मां कालरात्रि को समर्पित है। मां कालरात्रि मां दुर्गा का 7वां स्वरूप है। तो दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर श्रद्धालु लगातार, क्योंकि नवरात्रि का वक्त चल रहा है और ऐसे में श्रद्धालु लगातार लंबी लंबी कतारें लगाकर माता रानी के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि आज हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है
आज वो अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 15 अप्रैल 1948 में पंजाब और शिमला के 30 पहाड़ी राज्यों के विलय के बाद अस्तित्व में आए हिमाचल प्रदेश ने अब तक कई मुकाम छुए हैं। 25 जनवरी 1971 को इस प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया गया। शून्य से शुरुआत करने वाला हिमाचल आज हर क्षेत्र में आगे है। वहीं अभिनेता रणवीर सिंह, कृति सेनन, इंडियन फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा गंगा घाट से बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। यहां पर उन्होंने विधिवत बाबा काशी विश्वनाथ का पूजा की। बाबा के दर्शन के बाद रणवीर सिंह, कृति सेनन, मनीष मल्होत्रा ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि काशी आकर काफी अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से काशी कॉरिडोर और गंगा घाट का विकास हुआ है वो अद्भुत है। अभिनेत्री कृति सेनन ने कहा कि आधुनिकता के साथ हमें अपने संस्कार और संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। और क्या कुछ कहा इन्होंने वो भी आपको सुनवाते हैं। मुझे यहाँ बहुत पीसफुल लगता है एंड आई हैव कम, पहले भी बहुत बार आया हूँ फॉर फैब्रिक्स एंड मैं वीवर्स से मिला हूँ और मुझे गंगा आना बहुत पसंद है और गंगा में बहुत सी शांति रखती है मुझे। मैं अभी कृति को बता रहा था कि मैं कई बार आके बोट पे यहाँ पे रात को हम लोग जाते हैं, सब घाटों को देखते हैं और इतना अच्छा लगता है। विकास भी और विरासत भी मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमें विकास की तरफ बढ़ना चाहिए, हमेशा ग्रो करना चाहिए, इवॉल्व करना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपनी हेरिटेज, अपना कल्चर, अपने रूट्स जो हैं उसे दिल में लेके रखना चाहिए। और दैट इज़ समथिंग दैट आई एम्बॉडी, आई लिव माई लाइफ लाइक दैट। और ये प्रयास जो है मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मैं इसका एक हिस्सा हूँ आज। और मोदी जी का जो ये लक्ष्य है, विकास भी और विरासत भी, ये जो प्रयास है, ये बहुत आई थिंक हम सबको अपने दिल में रखना चाहिए और हम सबको इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम मॉडर्न तो रहें लेकिन अपने कल्चर और अपनी स्पिरिचुअलिटी को साथ में लेके चलें। मैं 10 साल पहले काशी आई थी। मैंने हीरोपंती शायद कर ली थी और एक ऐड के लिए आई थी और मेरे पास टाइम नहीं था उस टाइम पर। जल्दी से वो ऐड करके एक ही दिन में मैं वापस चली गई थी और मन में ये रह गया था कि मैं काशी के टेम्पल, मंदिर के दर्शन नहीं कर पाई हूँ। और आज 10 साल बाद एक्चुअली यहाँ आकर बहुत पीसफुल लग रहा है। वो दर्शन बहुत अच्छे हुए और जिस तरह की पूजा और आरती हमने की है, मैंने लाइफ में से पहले कभी नहीं की है, तो बहुत पीसफुल महसूस हो रहा है। जो काशी दर्शन जिसे कहते हैं ना, आपको एक बार आओ और आप कभी नहीं भूलोगे। वाकई मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक बार काशी आओ आप कभी नहीं भूलोगे। जो मोदी जी ने यहाँ किया है, जो सुधार लेकर आए हैं, जो रीवैम्प किया है कॉरिडोर को, कि एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट, because it is like Modi ji saying to the world, we don't forget the richness of our culture, our legacy, our heritage. We are deeply proud of our identity. Yet future, looking towards the future, इसलिए विकास भी, विरासत भी, we don't forget our roots, yet we are marching onward with aplomb towards modernity. And I feel that's what Kashi symbolizes, that's what it represents. It is the ultimate blend of the past, present and future, of rich cultural history and legacy and modernity. Serve your country, and one of the greatest services is casting your vote. It is one of the most significant and important days of the year. Mark it on your calendar. Don't forget it. Go out and vote. The future of our beloved country, our great nation, is in your hands. You have the choice. Go and vote. भारत माता की जय। और चलिए इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब बिहू की। दरअसल बारपेटा में कल असमिया नववर्ष बोहाग बिहू के अवसर पर स्थानीय लोगों ने भावना प्रस्तुत किया। आपको भी इसकी कुछ खास झलकियां दिखाते हैं। और वहीं नेपाल के मध्यपुर थिम्मी में गुरुवार को सिंदूर यात्रा उत्सव मनाया गया। ये उत्सव वसंत और हिंदू नववर्ष के आगमन का प्रतीक है। हर साल मनाए जाने वाले इस त्योहार में हजारों लोग शामिल हुए, जिन्होंने कई क्विंटल सिंदूर और गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया।
इस दौरान लोगों ने 32 देवी देवताओं के शाही रथ खींचकर जुलूस भी निकाला। इसमें लोग पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर नाचते गाते भी दिखाई दिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एप्पल कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में भारत से 10 अरब डॉलर के आईफोन का निर्यात किया है, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंपनी ने PLI योजना के तहत वित्त वर्ष 2024 में जो फोन बेचे, उनकी कीमत 2022-23 में बिके आईफोन की कीमत से दोगुनी यानी कि 100% ज्यादा रही। भारत में यह पहला मौका है जब किसी कंपनी ने इतनी अधिक कीमत का अपना कोई उपभोक्ता उत्पाद निर्यात किया है। पिछले वित्त वर्ष में देश में 70% आईफोन निर्यात कर दिए गए। एप्पल के लिए ठेके पर फोन बनाने वाली तीनों कंपनियों ने वित्त वर्ष 2024 में कुल 14 अरब डॉलर के आईफोन बनाए थे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी FPI लगातार तीसरे महीने भी इक्विटी बाजारों में खरीदार बने हुए हैं। अप्रैल के पहले 2 सप्ताहों के दौरान FPI इक्विटी बाजारों में 13,347 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं। इसके साथ ही कैलेंडर वर्ष 2024 में इक्विटी बाजारों में FPI का निवेश 24,240 करोड़ रुपए हो गया। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक आशाजनक विकास संभावनाओं के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन के चलते FPI घरेलू इक्विटी बाजारों में लगातार निवेश कर रहे हैं। और खबरों का सिलसिला DD न्यूज पर यूं ही लगातार जारी, लेकिन फिलहाल मेरे साथ न्यूज़ एट 10 में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। बीमा कंपनी LIC को अदानी ग्रुप में अपने निवेश पर तगड़ा रिटर्न मिला है। LIC ने पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया था। इस निवेश पर उसे 59% की कमाई हुई है। सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनी LIC ने अदानी ग्रुप की 7 कंपनियों में कुल 38,471 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। पिछला वित्त वर्ष खत्म होने तक यह निवेश बढ़कर 61,210 करोड़ रुपए हो गया। इसका मतलब LIC 22,378 करोड़ रुपए के लाभ में है। लग्जरी फ्लैटों की मजबूत मांग के बीच देश के शीर्ष 8 शहरों में जनवरी-मार्च के दौरान कुल आवास बिक्री में किफायती घरों की हिस्सेदारी आधे से भी अधिक घटकर 22% रह गई। कैलेंडर वर्ष 2023 की जनवरी-मार्च तिमाही में कुल आवास बिक्री में किफायती घरों की हिस्सेदारी 48% थी। हाउसिंग ब्रोकरेज फर्म PropTiger.com के मुताबिक जनवरी से मार्च के दौरान 1,20,640 आवासीय इकाइयों की कुल बिक्री में 25 लाख रुपए से कम कीमत वाले घरों की हिस्सेदारी 5% थी। पिछले साल इसी अवधि में इस श्रेणी के घरों की बिक्री की हिस्सेदारी 15% थी। जनवरी मार्च 2024 के दौरान 25-45 लाख रुपए की कीमत वाले घरों की हिस्सेदारी 17% थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में हिस्सेदारी 23% थी। दूरसंचार विभाग इस महीने नियामक ट्राई से संपर्क कर स्पेक्ट्रम के आवंटन के तरीके और मूल्य निर्धारण और सेटकॉम सेवाओं के लिए जारी किए जाने वाले लाइसेंस के दायरे पर नियामक के विचार मांग सकता है। प्रशासनिक रूप से आवंटित स्पेक्ट्रम वाली सेटकॉम कंपनियां किस तरह की सेवाएं प्रदान कर सकती हैं, इस पर पूर्ण स्पष्टता लाने के लिए मौजूदा लाइसेंस को दुरुस्त करने पर भी विचार किया जा सकता है। सेटकॉम सेवा प्रदाताओं को दूर दराज के क्षेत्रों या दुर्गम इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है। भारी वित्तीय संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया कंपनी ने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। ये देश का सबसे बड़ा FPO होगा जो 18 से 22 अप्रैल तक सब्सक्राइब किया जाएगा। वोडाफोन आइडिया ने FPO की इश्यू प्राइस 10 से 11 रुपए प्रति शेयर रखी है। कंपनी का कहना है कि ये पिछले बंद भाव 12.95 रुपए की तुलना में लगभग 15% के डिस्काउंट पर है। ताले और सुरक्षा समाधान प्रदाता कंपनी गोदरेज लॉक्स का लक्ष्य 3 साल में बाजार हिस्सेदारी 30% से बढ़ाकर 50% तक पहुंचाने का है। कंपनी का कहना है कि इसके लिए वो सस्ते उत्पाद की नई श्रृंखला लाएगी और मौजूदा उत्पादों की कीमतों में कटौती भी करेगी। गोदरेज लॉक्स एंड आर्किटेक्चरल सिस्टम्स के कारोबार प्रमुख श्याम मोटवानी ने कहा है कि कंपनी के नए उत्पाद मौजूदा तालों की तुलना में 50% से ज्यादा सस्ते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा तालों को भी 7-8% तक सस्ता बनाने का प्रयास किया गया है। दुनिया की बिसात
शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार।